पिछली वीडियो में हम संघनन के रूपों की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने संघनन के 3 रूप ओस, पाला व कोहरे के बारे में अध्ययन किया। हमने देखा कि किस तरह वायु जब संतृप्त हो जाती है तो मौजूद जलवाष्प बूंदों के रूप में बाहर गिरने लगती है, जो संघनन का परिचय कराती है। हमने ओस के बारे में जाना कि सर्दियों के मौसम में वनस्पतियों पर जमी छोटी छोटी जल की बूंदें ओस कहलाती हैं, और जब यही ओस तापमान की कमी के कारण बर्फ का रूप ले लेती है तो पाला कहलाती है। हमने देखा कि जहां ओस फसलों के लिए लाभकारी है तो पाला फसलों के लिए हानिकारक होता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़े तो हमने कोहरे के बारे में भी जाना कि कोहरा एक प्रकार का बादल होता है जो धरातल को स्पर्श कर जाता है। जब बात बादलों की आई तो बादलों के बारे में भी हमने चर्चा की और बादलों के प्रकारों को देखा कि बादल 4 प्रकार के होते हैं। पक्षाव में जो सर्वाधिक ऊंचाई पर मिलते हैं, उसके बाद कपासी मेघ जो 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलते हैं, जो रुई के ढेर के समान दिखाई देते हैं। तो नंबर 3 स्तरी मेघ हमने देखे जो धरातल के निकट पाए जाते हैं। तो सबसे निकट पाए जाने वाले मेघ यानी बादल वर्षा मेघ थे, जो बादलों के धरातल के अत्यंत नजदीक पाए जाते हैं। ऐसी तमाम बातों की हम चर्चा लास्ट वीडियो तक कर चुके थे। जब लास्ट टॉपिक हमारा वर्षा मेघ से संबंधित था, तो आज का नया टॉपिक भी हम वहीं से शुरू करेंगे और आज जो हम पढ़ेंगे वो वर्षा या वर्षण के बारे में है। तो आइए जानते हैं क्या है वर्षा। जब वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प या बादलों में मौजूद जलवाष्प संघनन की क्रिया के द्वारा तरल या ठोस रूप में धरातल पर आकर गिरती है, तो इस प्रक्रिया को वर्षा या वर्षण कहा जाता है। जब वायुमंडल में मौजूद या बादलों में मौजूद जलवाष्प संघनन की क्रिया के द्वारा द्रव या ठोस रूप में धरातल पर आकर गिरती है, तो यह प्रक्रिया वर्षण या वर्षा कहलाती है। बिल्कुल आपने सही सुना, तरल या ठोस रूप में वर्षा
वो ओले गिरते हैं। सुना होगा आपने ओलों का गिरना, जिसको ओला वृष्टि कहा जाता है, यानी ओलों का बरसना, ओलों का गिरना। ओले जब टेम्परेचर की कमी होती है और वायुमंडल में मौजूद जो जल वाष्प है वो संगठित होकर ठोस रूप ले लेती है तो बनते हैं ओले। और जब वातावरण यानी वायुमंडल यानी बादल इन ओलों को सहन करने की क्षमता खो देते हैं तो ये ओले धरातल पर आ गिरते हैं। ध्यान रखें, जरूरी नहीं ओलों के साथ वर्षा हो ही हो। कई बार बिना वर्षा के भी ओले गिर जाते हैं, तो कई बार वर्षा के साथ ओले गिरती हैं। तो ओलों का गिरना ठोस रूप में है और बूंदों का गिरना, जल का गिरना वो तरल रूप में। तो परिभाषा आपने देखी कि जब वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प संघनन की क्रिया के द्वारा तरल या ठोस रूप में धरातल पर आकर गिरती है तो यह प्रक्रिया वर्षा कहलाती है। वर्षा 3 प्रकार की होती है। संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और नंबर 3 चक्रवातीय वर्षा। आप लोगों की नजरों में वर्षा एक ही प्रकार है कि ऊपर से पानी का गिरना, बरसना, बूंदों का आना, ये सब वर्षा के रूप में है। लेकिन जब आप भूगोल विषय का अध्ययन कर रहे हैं तो आपको हर बात को विस्तार से समझना आवश्यक है। यहाँ वर्षा 3 प्रकार की बताई गई है, एक संवहनीय, पर्वतीय और चक्रवातीय वर्षा। तो आइए चर्चा करते हैं इनके प्रकारों के बारे में, जिसमें सबसे पहला प्रकार देखने को मिलता है वो है संवहनीय वर्षा। क्या है ये वर्षा, समझिए इसके बारे में। यह वर्षा मुख्यतः भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र ये क्या होता है? पृथ्वी के मध्य से ग्लोब में से एक रेखा निकाला गया है जिसे 0 डिग्री रेखा कहा जाता है। इसे भूमध्य रेखा नाम देते हैं। भूमध्य रेखा नाम के अकॉर्डिंगली भूमध्य, भूमि को मध्य से बांटने वाली या भूमि के मध्य से गुजरने वाली रेखा मध्य रेखा कहलाती है। इस रेखा के उत्तरी क्षेत्र को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिणी क्षेत्र को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध मतलब गोले का आधा। भूमध्य रेखा के उत्तर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। लेकिन हमें इसकी चर्चा नहीं करनी, हम बात कर रहे थे भूमध्य रेखीय क्षेत्र 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ का जो एरिया आता है ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं,
इसलिए यहाँ गर्मी भी अधिक होती है। यह वर्षा संवहनीय वर्षा मुख्यतः इस इलाके में ही होती है। क्यों? अब क्या है कारण? संवहनीय वर्षा मुख्यतः उन क्षेत्रों में होती है जहां गर्मी अधिक होती है। गर्मी के अधिक होने से यानी तापमान के अधिक होने से समुद्र का जल वाष्प बनकर ऊपर उठता है और वर्षा कराती जाती है। संवहनीय वर्षा में भी यही होता है। भूमध्य रेखा के आसपास का जो इलाका है यहाँ पर सागरीय क्षेत्र है, जल मौजूद है। सूर्य की किरणें जब यहाँ सीधी पड़ती हैं तो समुद्र का जल शीघ्र अतिशीघ्र भाप बन जाता है, वाष्प बनता है। वाष्प बनकर ये ऊपर उठता है और अपनी वर्षा करा देता है। यह वर्षा अक्सर दोपहर के बाद आती है, क्योंकि दोपहर तक वहां का क्षेत्र अत्यंत गर्म हो जाता है और गर्म होने के कारण यहाँ पर मौजूद जो जल है वो वाष्प बनकर ऊपर उठता है। जैसे ही ये जल वाष्प बनकर ऊपर उठता है तो साथ में यहाँ की जो वायु है वो हल्की हो जाती है। आप समझे बात को? मैं दोबारा इस बात को बोल देता हूं। यहाँ टेम्परेचर अधिक पड़ता है, मेरी बात को एक बार सुने समझे। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में तापमान कैसा होता है? अधिक होता है। तापमान अधिक होने पर वायु गर्म हो जाती है और वायु गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है। वायु हल्की होकर ऊपर उठ जाती है तो वायु दाब यहाँ पर कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। वायु दाब तुरंत कम हो जाता है। तापमान की अधिकता के कारण पास में मौजूद जलीय क्षेत्र के अंतर्गत मौजूद जल वाष्प बनकर ऊपर उठता है। लेकिन जल का टेम्परेचर स्थल के टेम्परेचर से कम रहता है, क्योंकि जल देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। ये जल की एक विशेष विशेषता है जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। स्थल भाग की विशेषता है कि स्थल भाग जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है, जबकि जलीय भाग देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। यही कारण है कि दैनिक तापांतर, एक शब्द आता है जो जा रहा हूं टॉपिक से, अभी मैं जल्द लौटेंगे। दैनिक तापांतर यानी दिन और रात के तापमान में अंतर जो सर्वाधिक पाया जाता है वो मरुस्थलीय भागों में पाया जाता है। रेतीले इलाकों में जहां सूर्य की पहली किरण से ही रेत गर्म होना शुरू हो जाती है और दोपहर होते होते रेत आग उगलने लगती है, वहीं रात के समय शाम होते होते रेत ठंडी होती है और रात्रि में रेत अत्यंत ठंडी हो जाती है। इन क्षेत्रों में जहां दिन का टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुंच जाता है तो रात्रि का टेम्परेचर 10 डिग्री तक पहुंचता है। यानी दिन और रात के तापमान में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर्वाधिक तापांतर जो पाया जाता है वो मरुस्थलीय क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है। यहाँ भी यही स्थिति आती है कि स्थल भाग में तापमान अधिक हो जाता है तो वहां का एयर प्रेशर कम हो जाता है, लेकिन जलीय भाग का तापमान अभी भी स्थल भाग के तापमान से कम बना रहता है। जब जलीय भाग का तापमान कम है तो वहां पर वायु दाब अधिक होता
दाब की हवाएं जल वाष्प को लेते हुए नमी के साथ स्थल भाग की ओर यानी कम वायु दाब वाले क्षेत्रों में पहुंचती है, और उच्च दाब की हवाएं जब कम दाब वाले क्षेत्रों में पहुंचती है और जब नमी इनके साथ में होती है तो ये वर्षा कराने में सहायक होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि संवहनीय वर्षा भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में रोजाना दोपहर के बाद होती है, क्योंकि दोपहर तक टेम्परेचर अधिक हो जाता है, वायु हल्की होकर ऊपर की तरफ उठने लगती है, जलीय क्षेत्र में मौजूद जल वाष्प बनता है, और यही जल वाष्प जब स्थल भाग की तरफ पहुंचती है तो संघनन की क्रिया के माध्यम से वर्षा कराती है, और ऐसी क्रिया को, ऐसी वर्षा को संवहनीय वर्षा कहा जाता है। अब सवाल यह उठता है कि इस वर्षा को संवहनीय वर्षा क्यों कहते हैं? संवहनीय का मतलब क्या है? संवहनीय में अर्थ निकलता है संवहन, और संवहन का तात्पर्य होता है कि जब वायु हल्की होकर ऊपर की तरफ उठती है तो वायु का हल्की होकर गर्म होकर ऊपर की तरफ उठना ही संवहन कहलाता है। अपने घरों में भी आपने देखा होगा एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ होता है। एग्जॉस्ट फैन ऊंचाई पर लगाया जाता है, जिसकी पंखुड़ियां गर्म हवा को बाहर निकालती हैं। जब रूम के अंदर गर्मी अधिक हो जाती है तो गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है। ऐसे में हम एग्जॉस्ट फैन को ऑन कर देते हैं और वो फैन सारी हवा को रूम से खींचकर खिड़की के माध्यम से बाहर निकाल देता है। तो गर्म हवा का ऊपर उठना संवहन कहलाता है, और संवहनीय वर्षा में भी ये क्रियाएं होती हैं जहाँ गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और जलीय क्षेत्र में मौजूद जल वाष्प बनता है, और यही वाष्प संघनन की क्रिया के माध्यम से बूंदों के रूप में धरातल पर आ गिरती है। ऐसी वर्षा संवहनीय वर्षा कहलाती है। हर रोज दोपहर के बाद यह वर्षा होती है, और यह वर्षा मुख्यतः भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होती है जहां पर तापमान अधिक होता है। तो आज हमने वर्षा के एक प्रकार संवहनीय वर्षा के बारे में जाना। वर्षा के अन्य दो प्रकार पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा की जानकारी आगामी वीडियो में प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए अपने ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लासेस